हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। पिछले साल यानी 2020 के शुरुआत में जब देश तालाबंदी के उसमें गया था, देश में लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान देखा गया कि देश में कोरोना वायरस के केसेस भी बहुत ज्यादा नहीं आए थे और ये इतना सीवियर भी नहीं था कि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा हुई हों। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अलग अलग तरीके से सरकार को या फिर जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज थी उनको वार्न किया था कि जो सेकेंड वेव कोरोना वायरस की होगी वो बहुत ज्यादा डेडली साबित होगी, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित होगी। और आज 22 अप्रैल 2021 यानी जस्ट एक साल बाद की जब बात करें, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हाल ये हो चुका है कि आप सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को ओपन करिए तो हर तरफ ये खबर आ रही है कि कोई हॉस्पिटल जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी महसूस कर रहा है, कहीं पे वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, कहीं पे दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, कहीं पे बेड नहीं मिल पा रहा है। और इस तरीके की एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस की जा रही है। हालात आज ये हैं कि देश में तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख डेली केसेस एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, डेली केसेस आ रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद अब यंगस्टर्स की आ रही है जिनकी एज 18 से 40 ईयर्स के बीच में है। इस सारे मसले को समझने के लिए, इस सारे मसले को देखने के लिए कि ये हेल्थ केयर सिस्टम में जो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इस क्रैकडाउन को समझने के लिए आज मेरे खास साथ बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर अरुण कुमार सर हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं और करंट टाइम में वो मेलकॉम अधिशेषिया चेयर प्रोफेसर हैं। सर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे आर्टिकल आप टाइम टू टाइम उनके पढ़ते हैं, बहुत सारे टीवी शोज पे वो टाइम टू टाइम अपनी ओपिनियन देते रहते हैं। उनकी बहुत ही फेमस किताब ब्लैक मनी पे रही है, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। और हाल में ही सर ने अभी एक किताब लिखी है, इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड, जो कि लॉकडाउन के ऊपर है। ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम सर से पहला सवाल जो सर मेरा यही है कि जो ये आजकल जो क्राइसिस जो पिछले 10-12 दिनों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और कुछ ज्यादा ही ये खबरें आ रही है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप फेसबुक ओपन करिए तो हरदम यही खबर आ रही कि इनकी डेथ हो गई, कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है, वैक्सीन की प्रॉब्लम है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा इस करंट सिचुएशन में जो इस वक्त हम हालात फेस कर रहे हैं पैन इंडिया में? देखिए, ऐसा है कि ये जैसे आपने कहा कि पिछले साल फरवरी से केसेस बढ़ने शुरू हुए और सितंबर तक बढ़ते चले गए। उसके बाद ये समझ में नहीं आया किस वजह से केसेस गिरने लगे, जो उसकी संख्या है वो गिरने लगी। और उस समय दिवाली वगैरह भी पास थी, त्योहार थे, लोग घूम फिर रहे थे। बिहार का इलेक्शन आ गया, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें भीड़ भड़का होने लगा और कहीं मतलब लोगों ने एहतियात नहीं बरता और फिर भी जो नंबर है वो गिरते चले गए। ये नंबर गिरते चले गए फरवरी के बीच तक। तो जहाँ पे कि सितंबर के बीच में करीब 96-97 हज़ार केसेस रोज आ रहे थे, तो ये गिर के संख्या हो गई करीब 9-10 हज़ार की फरवरी के बीच में। और तब उसके बाद वो बढ़ने लगी दोबारा और आज वो बढ़ते बढ़ते बड़ी तेजी से वो 3.1 लाख केसेस कल के हैं। और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन है, क्योंकि ये संख्या यूएस के पीक से भी ज़्यादा है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा केसेस आए थे किसी एक दिन में वो यूएस के थे, 3.08 लाख केसेस। हमारे अब उससे ज़्यादा हो गए, इसीलिए दुनिया भर में हेडलाइन बन गया है। अब हुआ ये कि हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेसेंसी बरती। हमने सोचा हमने बहुत अच्छा इसका इलाज कर लिया है कि हमारे यहाँ गरीबी होने के बावजूद केसेस गिरते चले जा रहे हैं। तो जो हमने एहतियात बरतना चाहिए था, जो तैयारी करनी चाहिए थी, वो की नहीं। मैंने अपनी किताब में जो पिछले साल जुलाई अगस्त में लिखी थी, तो उसमें भी बताया था कि सेकेंड वेव आता है और स्पेनिश फ्लू जो 1918 से 1920 के बीच में था, उसमें भी सेकेंड वेव में ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और वो ज़्यादा भयंकर साबित हुआ था। और जब अब बड़े बड़े उन्नत देशों में जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप है, यहाँ पे सेकेंड वेव थर्ड वेव आई, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए था कि हमारे यहाँ भी सेकेंड वेव थर्ड वेव ज़रूर आएगी। हमने इससे अभी पूरा निजात पाया नहीं है, तो हमें पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए थी। अब हमने क्या किया कि क्योंकि एहतियात बरतना बंद कर दिया, लोग घूमने फिरने लगे, मास्क कम लगाने लगे। और फिर अभी हमारे यहाँ त्योहार आए, फिर हमारे यहाँ इलेक्शन का जो सिलसिला चलता रहा बड़ी तेज़ी से, और हमने टेस्टिंग कम कर दी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करीब करीब ख़त्म कर दिया। और जो वैक्सीनेशन है वो बड़े धीरे धीरे हमने शुरू किया, जबकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन
हमें शुरू करना चाहिए था 10 करोड़ लोगों को एक महीने में, तो हमने 1.5 महीने में 1 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए किया। तो इस सब में जो ढिलाई बढ़ती है उसकी वजह से आज केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि हमने गलतियां की हैं। और हमने एक आर्टिकल भी अभी वायर में पब्लिश किया था कोई 2-3 हफ्ते पहले, उसमें बताया था कि 6 गलतियां हमने क्या क्या की हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था, टेस्टिंग था, हमको मास्क वगैरह लगाने की जरूरत थी, हमको जीनोम टेस्टिंग, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करता रहता है। अगर आप ये सोचें कि सितंबर में और फरवरी में क्या फ़र्क है, तो सितंबर में भी उस समय मतलब उतनी गरीबी थी जो हमारे यहाँ आज है, उतने ही मतलब लोग मास्क जो कम लगाना शुरू किया था जो आज है। वही इलेक्शन बिहार का था, यहीं पे अब इलेक्शन है। किसानों का आंदोलन उस समय भी था, इस समय भी है। और त्योहार वगैरह की वजह से लोग घूम फिर रहे थे, तो वो अभी भी है, तब भी था। तो एक ही चीज़ जो फ़र्क मुझे लगती है वो ये है कि एक म्यूटेशन कोई नया आ गया है, जिसकी वजह से ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और ये एक शंका जताई जा रही है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, कि इंडिया में एक डबल म्यूटेंट जो है घूम रहा है। मतलब जो ब्रिटिश वेरिएंट है और जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और जो ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, वो तो आ ही गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, जहाँ से ये जो केसेस बढ़ने शुरू हुए थे महाराष्ट्र में और फिर सारे देश में बढ़ गए, तो वहाँ पे कोई डबल म्यूटेंट आया है। और अभी 2 दिन से खबर है कि कोई ट्रिपल म्यूटेंट है, मतलब कि 3 म्यूटेशन उसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई वायरस है जो ज़्यादा मतलब विरुलेंट है, उसकी वजह से केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए। तो हमें अगर जीनोम टेस्टिंग अगर हम करते होते तो पता लग जाता कि क्या है, क्यों वजह से परेशानी है। तो हमने क्योंकि वो टेस्टिंग नहीं किया, जीनोम टेस्टिंग का, हमने अपने जो मेडिकल फैसिलिटी है वो कम कर दिए, जो हमने नए अस्पताल सेटअप किए थे उनको डिसमेंटल कर दिया। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से इस समय हमको लेने के देने पड़ गए हैं। अच्छा सर, वैक्सीन की सर आपने जिक्र किया, मैं देख रहा था कि अभी तक जो मतलब जो +1 डोज जितने लोगों को लगा है, जो फुली वैक्सीनेटेड की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ 74 लाख के करीब ये आबादी है, और ये तकरीबन 1.3% ऑफ द पॉपुलेशन है। और मैं इस डेटा को जब देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इजराइल जैसा छोटा कंट्री, उसने तकरीबन 55% वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है अपने यहाँ। तो ये, और हाल में ही भारत बायोटेक ने भी अनाउंस किया कि हम हर साल जो है तकरीबन 700 मिलियन तक का प्रोडक्शन ले जाएंगे, तकरीबन 70 करोड़ का। तो अगर आज ये बात भारत बायोटेक कर रहा है या फिर ये संस्थानें आज ये बात कर रही हैं, तो क्या ये इंस्टीट्यूशंस की गलती ना माना जाए कि इंस्टीट्यूशंस जो था वो जनवरी फरवरी में इनको इतनी आहट नहीं लगी कि ये इतने मास स्केल पे फैल जाएगा और इतना डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ले लेगा। तो जो चीज वो आज अनाउंस कर रहे हैं, उस वक्त अनाउंस करने में इन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, अगर इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो? नहीं, तो ऐसा है, देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट हो या बायोटेक हो, वो लोग तो वैक्सीनेशन करने वाले नहीं है। इसकी तैयारी तो सरकार को करनी थी। और ये हमें पता था जून जुलाई से कि हमको जल्दी ही वैक्सीनेशन सबको करना पड़ेगा, तभी ये बीमारी का इलाज होगा। लॉकडाउन अपने आप में बीमारी का इलाज नहीं है, वो सिर्फ जो वायरस का स्प्रेड है उसको कम कर देता है, और जिससे कि हेल्थ सिस्टम कोप कर पाए। अब हुआ क्या कि हमको जो जून जुलाई से तैयारी करनी चाहिए थी कि हमें जनवरी से वैक्सीनेशन करना होगा, हमें डोजेज ऑर्डर करनी थी, हमें उसका पैराफर्नेलिया जो उसका मतलब लॉजिस्टिक्स है, कैसे सप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन होगा, इस सब की तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए थी। वो तैयारी हमने की नहीं, हमने बहुत ढील दे दी। अब जैसे अमेरिका है और बाकी और उन्नत देश हैं यूरोप के, उन्होंने तो मतलब खरबों जो डोजेज अपनी पहले से ही बुक कर ली। मॉडर्ना में, फाइजर में, एस्ट्राजेनेका में उन्होंने मतलब जितना उनका देश की जनसंख्या नहीं थी उससे 5-5 गुना ज़्यादा है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अगर परेशानी हुई तो हम जैसे ही वैक्सीनेशन करेंगे तो धड़ाधड़ वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। हमने जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले हैं वो कहते हैं कि हमने जनवरी तक ऑर्डर ही नहीं दिया कि हमें जो वैक्सीन मतलब चाहिए। जबकि जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले जो ओनर हैं वो कह रहे थे कि हम मतलब 10 करोड़ वैक्सीन हर महीने बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं होगा तो फिर कैसे बना के रख सकते हैं। अगर पहले से बना के स्टोर करके रखते, और यहाँ तक कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के ओनर ने यहाँ तक कहा कि अभी तक हमसे ज़्यादा जो वैक्सीन ली नहीं जा रही है, हमारी तो वैक्सीन अप्रैल में खराब होने लगेगी, क्योंकि वो 6 महीने का उसका टाइम पीरियड होता है। तो सरकार ने बहुत ढिलाई दी, वो जो लॉजिस्टिक्स नहीं किया, वो डिसीजन नहीं लिया। अब जो उन्होंने शुरू किया तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की बात की।
फेज 1 में हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको 1 करोड़ को 1.5 महीने में आपने कहा कि हम वैक्सीनेट करेंगे। ये तो कोई बात बनी नहीं। जब हमारे देश में 138 करोड़ लोग हैं और उसमें से ये मान के चले कि 2 डोज आपको चाहिए, तो आपको तो 200 करीब 270 करोड़ की डोजेज आपको लगानी पड़ेंगी। तो 270-280 करोड़ की अगर डोजेज आपको लगानी है, तो उसके लिए अगर 1 करोड़ की रफ्तार से चलेंगे तो 280 महीने लग जाएंगे, यानी कि 20-22 साल लग जाएंगे। तो हमको तो जैसे मैंने कहा कि 10-15 करोड़ हर महीने लगाने हैं, तब जाके हम 1 साल में अपनी सारी जनता को जो ये वैक्सीन लगा सकते हैं। और अगर सारी जनता को न भी समझें, 60% को करें, क्योंकि 60% पे कहा जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी में होता यह है कि फिर ट्रांसमिशन की जो चेन है वो टूट जाती है और फिर डिजीज ज्यादा फैलता नहीं है। तो हर्ड इम्यूनिटी में 60% को लगाना है, तो भी 84 करोड़ को तो लगाना था। 84 करोड़ का मतलब है कि 170 करोड़ डोजेज हमें लगानी थी। तो 170 करोड़ भी अगर हमको 10 महीने में लगानी थी तो हमको 17 करोड़ प्रति माह लगाना था। फिर भी हमें 10-15 करोड़ की रफ्तार से शुरू करना चाहिए था। तो ये सब तैयारी हमने की नहीं, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारे जो जो नीति निर्धारक हैं उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं। तो ये मुझे, मेरा मानना है कि सरकार का फेलियर है कि उन्होंने ये सब सोचा नहीं। अगर मैं ये सब जो सोच के बता सकता हूँ तो वो सरकार वाले भी बता सकते हैं कि ये सब करना बहुत जरूरी था। और हुआ क्या कि इसी की वजह से एक वैक्सीन हेजिटेंसी आ गई। लोगों को लगा कुछ है ही नहीं बीमारी। बहुत लोगों ने कहा है तो सरकार बेवकूफ बना रही है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी में बहुत लोग सामने ही नहीं आए। जब सेकेंड फेज में 30 करोड़ लोगों को लगाना था तो उस समय बहुत धीरे धीरे लोग आए, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, 45 साल की उम्र के ऊपर। तो फिर वैक्सीन मतलब हेजिटेंसी होने की वजह से रफ्तार नहीं पकड़ पाया। अब सरकार कह रही है कि मई 1 से हम सबके लिए खोल देंगे जो 18 साल से ऊपर के हैं। लेकिन इस समय क्योंकि जब बीमारी फैल रही है तो लोग ज्यादा सामने आएंगे। अब जब ज्यादा सामने आएंगे तो आपका उत्पादन तो इतना है नहीं, तो आप सबको कैसे लगाएंगे? तो बहुत मारामारी हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर तो इससे बहुत प्रॉफिट कमाएगा। अभी आप रेमडेसिविर का देख रहे हैं, जो दवा होती है जिसकी जरूरत पड़ती है इस बीमारी में, जब थोड़ी ज्यादा बीमारी हो जाती है, उसमें ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। ऑक्सीजन में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, तो वैक्सीन में भी ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब आप प्राइवेट सेक्टर को वो खोल देंगे कि प्राइवेट सेक्टर ये लगाना शुरू करे, तो वहां तो ब्लैक मार्केटिंग की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे रेमडेसिविर वगैरह है, तो जो केमिस्ट वगैरह हैं जो आपको सप्लाई कर रहे हैं ब्लैक में, वो कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों से हम पीछे से निकाल लेते हैं और वो सप्लाई कर रहे हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर में खुल जाएगा तो फिर ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हो जाएगा। तो और जो गरीब आदमी है वो पिस जाएगा, तो गरीब आदमी को मिलेगा नहीं। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अप्रोच है, वो लगवा लेगा, और जो गरीब आदमी वो पिस जाएगा। तो ये मेरा मानना है बहुत ही गलत एक नीति सरकार ने कहा है कि हम सबके लिए खोल देंगे। वो तो आपको एक मतलब जो फेज्ड वे में लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ आपके पास 280 करोड़ डोजेज आने वाली नहीं है। धीरे धीरे 10-10 करोड़ की डोजेज आएंगी। आप एक जब पंक्ति बना दें कि आप किस फेज में किसको जो वैक्सीनेट करेंगे, और उसमें जो 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 आता जाए उसको वैक्सीनेट करते जाएं। इसमें कुछ मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का भी अपना कुछ वो स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स वगैरह हैं उनको लगा दें, बाकी को लगे या ना लगे। तो इसलिए ये सारा किया जा रहा है कि अमीर को हो जाए, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो अपना फैक्ट्री में काम चलाना चाहते हैं, वो खुल जाए, तो उसके लिए हो रहा है। पर ये सारा बहुत ही सरकार ने जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान दिया नहीं इस सब पे, इसीलिए आज हम इतने मतलब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सर, आपने ब्लैक मार्केटिंग का जिक्र किया यहाँ पे, मुझे याद आ रहा है कि जब कंट्री लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, तो उस वक्त भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में दो चीजों को और ऐड किया था, वो मास्क और सैनिटाइजर था। तो आज मैं इस चीज को मतलब पिछले एक हफ्ते से देख रहा था, समझ रहा था, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हर जहां एक कॉमन शिकायत आ रही है कि हॉस्पिटल्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, मेडिसिन, एवरीथिंग। तो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इस चीज को ला दे, सरकार एक कमेटी बनाए जो कि इस ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग को रोके, ताकि सरकारी स्तर पे अगर चीजें ठीक हो रही है तो मिडिल लेवल पे भी चीजें ठीक हो, ताकि इस तरीके की जो क्राइसिस है वो क्राइसिस ना हो। नहीं, देखिए ऐसा कि जैसे रेमडेसिविर का है या ऑक्सीजन का है, वो तो एक सेंट्रली ही जो सप्लाई हो रही है। लेकिन क्या होता है कि जब शॉर्टेज होती है तो उसी में जो सरकारी जो मुलाजिम होते हैं या सरकारी महकमा होता है, वहीं पे करप्शन होने लगता है। वो सिर्फ कमेटी बना देने से वो बात नहीं होगी। अभी जैसे कि महाराष्ट्र में ये देखा गया कि फडणवीस साहब का एक छोटा कोई रिलेटिव है ना, उसको जो दोनों डोज लग गए। क्योंकि जब आपके देश में इतना फ्यूडल वो माइंडसेट है
तो जिसको जो सत्ता में होता है वो कहता है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं जो मर्जी करूँ। तो हमारे देश में तो करप्शन इसी से होता है कि पहले अपना का देखो, फिर बाकी जनता का देखो। तो ये जो सारी समस्या है उसका हल एक ही है कि सरकार ठीक से नीति बनाए, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करे। तो मेरा मानना है कि ठीक से नीति बनी नहीं है। ना ये नीति बनी कि हम कैसे मतलब अपना हॉस्पिटल सिस्टम को और सुचारू रूप से चलाएंगे, कैसे अभी मतलब जैसे कि नए नए अस्पताल सेटअप कर रहे हैं, पर डॉक्टर कहाँ हैं? क्या इतने डॉक्टर हैं कि वो जो उसको मैन करेंगे? इतनी नर्सेज हैं? पहले से ही हमारे यहाँ शॉर्टेज है। हमारे यहाँ वन ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन है। अब उसमें हम बढ़ा तो सकते हैं कि आपने मतलब जैसे कि आर्मी के वो कुछ कर दिए, कुछ ये सब किया, पर उसके बाद अभी जब 3 लाख केसेस हैं तभी हॉस्पिटल सिस्टम जब खत्म मतलब एक तरह से परेशानी में आ गया है, लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और अगर आप देखिए कि अगले 10 दिन में ये 5 लाख केसेस पर डे हो जाएं तो समस्या और दुगनी हो जाएगी। और उस समय मतलब इतनी तेजी से आप जो हॉस्पिटल बेड, डॉक्टर्स ये सब नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन के लिए भी डॉक्टर्स और नर्सेज चाहिए आपको, तो वैक्सीनेशन के लिए भी चाहिए, मरीजों की देखभाल के लिए भी चाहिए, और ये जो बाकी और काम है वो भी। प्लस अभी डॉक्टर और जो नर्सेज बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि उनको भी ये कोरोना हो जा रहा है, तो उनकी वजह से संख्या और कम हो गई है। तो इस समय बहुत भारी समस्या है कि डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इस सब के लिए पहले से हमें इंतजाम करना चाहिए था। हमको सितंबर के बाद ये ढील नहीं देनी चाहिए थी। हमको ये सारा इंतजाम करके रखना चाहिए था कि जब सेकेंड वेव आएगा तो क्या होगा और कैसे उससे करेंगे। उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम टेस्टिंग को कम नहीं करते और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को कम नहीं करते। अभी क्या है कि वो इतना ज्यादा फैल गया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग आप करेंगे तो करोड़ों आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। अभी जो 3.1 लाख की संख्या हम बता रहे हैं वो एक्चुअली अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टेस्ट करा ही नहीं रहे हैं, या टेस्ट अगर हो भी रहा है तो उसकी रिपोर्ट 4-5 दिन बाद आ रही है। एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि उनका पिछले 10 दिन में 3 बार वो टेस्ट हुआ है लेकिन तीनों की रिपोर्ट नहीं आई है। तो अगर आपकी रिपोर्ट ही नहीं आई है तो तब तक तो आदमी मर जाएगा अगर उसको जो मतलब कोरोना है। तो रिपोर्ट नहीं आने से हमारे केसेस कम लग रहे हैं। तो एक जो रिपोर्ट आई थी पिछले साल, जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट होती है, जनता की जो रिपोर्ट होती है, वो बता रही थी कि जितने हमने डिटेक्ट किए हैं उससे 30 गुना ज्यादा एक्चुअल में केसेस हैं। यानी कि जिस समय हम अगर समझते हैं कि हमारे यहाँ मतलब 3 लाख लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो 9 करोड़ लोगों को जो हो इस समय एक दिन में। तो इसलिए ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है और हमने जो ध्यान देना चाहिए था हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए आज परेशानी का दौर उतना बढ़ गया है। सर, हेल्थ केयर सिस्टम की बात आपने की, आपने ये बात की कि हॉस्पिटल्स बना दिए जाएं, लेकिन उससे रिजल्ट तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास डॉक्टर्स और नर्सेज हो जो उसको हैंडल कर पाएं। और भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमेशा से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी बजट आता है तो हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन दोनों में जो पूरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या सरकार को जो खर्च करना चाहिए वो हमेशा 2% 3% इतना ही रहता है, इससे ज्यादा सरकार ने कभी नहीं किया। और साथ ही साथ में मैं इसको एक साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई तो मेरा अपना ये सोचना है, मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा कि बहुत सारे सेक्टर हैं जिसपे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा एलपीजी से का। लेकिन इस ऐसा क्या हुआ कि एलपीजी का हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत अच्छा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस लिहाज से कि सरकार को लगे कि अगर इस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद एक बेहतर आउटकम निकल के आएगा, बेहतर आउटपुट निकल के आएगा और ये कंट्री ही के फॉर्म में एक एडवांटेजेस नहीं होगा बल्कि सरकार के रेवेन्यू के फॉर्म में भी एक एडवांटेजेस साबित हो सकता है। देखिए जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है ना, वो उस पे हमने कभी भी 1.3% से ज्यादा पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे नहीं खर्च किया है, जबकि होना चाहिए था 3% के करीब। और क्योंकि हमारी गरीब जनता है तो हो सकता है हमें 5% खर्च करना चाहिए था, लेकिन हम 1.3% से ज्यादा इस पे खर्च नहीं किया। उसी तरह शिक्षा है, उसमें हमने 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पे, जबकि जो कोठारी कमीशन था उसने 1968 में बताया था कि 6% करना चाहिए था और ग्लोबल नॉर्म भी 6% है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्डनेस पिछड़ापन ज्यादा है तो हमें और भी ज्यादा खर्च करना चाहिए था, हमें 10% करना चाहिए था। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह ने 10% खर्च करना शुरू कर दिया और उससे फिर उन्होंने सारे बच्चों को स्कूल में डाला, सबकी शिक्षा सुदृढ़ हुई। हमारे यहाँ शिक्षा बहुत ही कमजोर है।
गांव में और छोटे शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही कमज़ोर है, और इसीलिए इस समय परेशानी ये है कि जो बीमारी है वो छोटे शहरों में और गांव में फैल गई है, जहाँ पे कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ पे आप वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन वगैरह का ढंग से इंतजाम कर पाएँ। तो इसलिए जो इस समय तो मुझे लगता है कि हमारा डेथ रेट भी बहुत बढ़ गया होगा। जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं शमशान घाट से और कब्रिस्तान से, कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को जो घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपने जो लव्ड वंस हैं उनको क्रिमेट करने के लिए या उनको दफनाने के लिए। तो इस समय हालात बहुत बुरे हैं, और इसीलिए मेरा मानना है शुरू से हमको अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। तो हमारे यहाँ एक मतलब धारणा ये रही कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे तो हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं छोटे शहर हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे हम उतना खर्च नहीं कर रहे जितना कि हमें खर्च करना चाहिए था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत कमज़ोर रखा। अभी ये देखिए कि पैंडेमिक के दौरान हमको खर्च बेतहाशा बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन हमने पिछले साल के बजट की तुलना में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे कम इस बार अलॉट किया है इस साल के लिए। तो ये दिखाता है कि हमने प्राथमिकता नहीं दिखाई है। हालांकि हम कह रहे हैं कि हम पीने के पानी और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करेंगे, वो तो अपने आप में सही है कि वो करना भी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी सेंटर्स हैं, जो हमारा रिक्रूटमेंट होना चाहिए दाई का, नर्सेज का, इन सब का वो हमने काफ़ी कम रखा है। तो मेरा मानना है कि इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ बड़ा एक फ्यूडल सेटअप है, जिसमें हम अपना अपना ध्यान रखते हैं। जो हमारा अर्बन इलीट है वो अपना ध्यान रखता है, लेकिन बाकियों का ध्यान नहीं रखता। वो ये समझता है कि वो अपना ध्यान रख लेगा तो काफ़ी है, और इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश में असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र में लोग होते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखता है, उनकी तरफ नीतियाँ कोई ध्यान नहीं देती हैं। और इसीलिए पैंडेमिक में भी सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ा है वो असंगठित क्षेत्र पे पड़ा है, क्योंकि उनकी तरफ कोई हमने ध्यान नहीं दिया कि उनको क्या परेशानी आएगी लॉकडाउन में, खाना पीना कहाँ से आएगा, स्वास्थ्य वगैरह कैसे उनका जो ठीक होगा। और वो पलायन किया उन्होंने, हजारों किलोमीटर चलने को तैयार वो, और इस समय वापस दोबारा पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनका ध्यान उस तरह से नहीं रखा जा रहा जैसे रखा जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये सारी जो नीतियां हैं ये अपने आप में गलत हैं। और जो आपने जिक्र किया कि सन 91 के बाद जो हमारी नीतियां आई, जो हमने अपना अर्थव्यवस्था को खोल दिया, जो एक तरह से वैश्वीकरण जिसको मैं बोलता हूँ बाजारीकरण हुआ है, तो बाजारीकरण में ही ये तीनों चीजें एलपीजी आ जाती हैं। तो इसलिए मैं तो टर्म इस्तेमाल करता हूँ मार्केटाइजेशन या बाजारीकरण। अब बाजारीकरण में क्या है कि उसकी नीति इस आधार पे होती है कि जो इंडिविजुअल है उसकी परेशानी है वो उसको अपने आप झेलना पड़ेगा, जबकि उससे पहले जो हमारी नीतियां थी आज़ादी के बाद, उसमें हम ये मान के चलते थे कि जो जो हमारी परेशानियां हैं तरह तरह की, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, जैसे कि स्वास्थ्य की जो अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो वो इंडिविजुअल की परेशानी नहीं है, वो कलेक्टिव है। क्योंकि जब स्कूल सेटअप करना है तो गरीब आदमी स्कूल नहीं बना सकता, गरीब आदमी अपने लिए वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकता, वो अपने लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता। तो इसलिए ये जो हमने जो नीतियां अपनाई थी उसमें स्टेट को बड़ा रोल दिया था कि स्टेट ये सारी चीजें करेगा, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी हटाना है, ये सब। तो ये इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो अच्छी मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए थी, क्वालिटी हेल्थ होना चाहिए था, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, वहां पे उतना खर्च नहीं किया। बाकी और चीज़ों पे हम खर्च करते रहे, जो अर्बन सेंट्रिक या जो मॉडर्न सेक्टर है उसके लिए। तो जब 1991 की नीतियां आई तो ये परेशानी और बढ़ गई। अब तो ये है कि अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में जाइए, रोजगार चाहिए तो मार्केट में जाइए। तो ये मार्केटाइजेशन यानी बाजारीकरण की नीतियों में तो और भी कम ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब का। क्योंकि ये हमारा देश बहुत गरीब है, यहाँ पे जो मार्केट है वो गरीब आदमी के लिए केटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गरीब के पास उतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सके, अच्छी वो चिकित्सा दिला सके वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये परेशानी तो और ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ तक अगर आप देखें तो मैंने एक केरला की स्टडी देखी थी जिसपे मैंने एक लेख भी लिखा था 2005 में। तो वो मैंने देखा 1991 से लेके 1999 के बीच में जो हेल्थ पे खर्चा है वो अमीर तबके के लिए तो 200% बढ़ा था उस दौरान में, लेकिन गरीब तबके के लिए वो 7.5% और 1100% बढ़ गया था। यानी कि जो गरीब है वो अपना हेल्थ का खर्चा नहीं जो उठा पा रहा है, और जो वो रेखा जो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता है, क्योंकि जरा बीमारी आई तो खर्चा बढ़ जाता है प्राइवेट सेक्टर में जाने में, और उससे फिर आदमी दोबारा गरीब हो जाता है, क्योंकि उसको लोन लेना पड़ता है, लोन का ब्याज बहुत होता है, तो वो जो फिर परेशानी में आ जाता है।
तो इसलिए मेरा मानना है कि जो नई आर्थिक नीतियां हैं वो अमीरों के लिए हैं, वो गरीब के लिए नहीं है, क्योंकि बाजारीकरण में जो गरीब आदमी है वो हाशिए पे होता है और हाशिए पे चला जाता है। तो जो सैमुअलसन साहब ने अपनी किताब में बताया था कि जो मार्केट है वो डॉलर वोट पे चलता है। अगर आपके पास $1 है तो 1 वोट है, मेरे पास $1,00,000 है तो 1,00,000 वोट है। तो इसलिए जो मैं चाहूंगा वो मार्केट में होगा, जो आप चाहेंगे वो मार्केट में नहीं होगा। तो जो गरीब आदमी चाहता है वो मार्केट में नहीं होता है, और गरीब आदमी को वो जो परेशानी है वो और बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो नई आर्थिक नीतियां आई, मैं इसको नई आर्थिक नीति बोलता हूँ, ना कि लिबरलाइजेशन। तो नई आर्थिक नीतियां जो आई हैं उनकी वजह से ये परेशानी आई। लिबरलाइजेशन का तो मतलब होता है कि कोई अच्छी चीज हो रही है, रिफॉर्म का मतलब है कोई अच्छी चीज हो रही है, लेकिन गरीब के लिए तो ये बुरी चीज हो रही है। इसलिए मैं इसको नई आर्थिक नीति बोलता हूँ, ना कि लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म। तो ये सब देखते हुए स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ गई है, शिक्षा की परेशानी बढ़ गई है, आदमी को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है जहाँ पे बेतहाशा खर्च होता है। तो अमीर आदमी तो 5 स्टार अपना ट्रीटमेंट ले लेता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल में जाके। विदेशों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे 5 स्टार ट्रीटमेंट लेने, लेकिन गरीब आदमी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए थे, जो उनके लिए डॉक्टर्स होने चाहिए थे, वो सब नहीं है। जैसे कि क्यूबा में अगर आप देखें तो वहाँ पे हर व्यक्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य का मतलब वो प्रबंध है, शिक्षा का प्रबंध है। उनकी परेशानियां और हैं, लेकिन उन्होंने आम जनता के लिए स्वास्थ्य का और शिक्षा का प्रबंध पूरा किया है। हमारे देश में वो प्रबंध किया नहीं है और हमने मार्केट पे छोड़ दिया है, जबकि मार्केट में कोई गरीब आदमी के लिए कोई मतलब वो सोल्यूशन नहीं निकलता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सर हाल में एक डेटा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो एक तरीके से फैक्ट्री के आउटपुट को जांचता है, कल कारखानों में कितना काम हो रहा है उसको चेक करता है, उन्होंने बताया कि फिफ्थ के मंथ में तकरीबन 4% की गिरावट आ गई और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 5.5% पहुंच गया। तो इस वक्त यानी मार्च में जब इतनी ज्यादा क्राइसिस है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि मई और जून के टाइम जो प्रोडक्शन वाइज गिरावट होने वाली है, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक लॉस कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से? देखिए, ये तो फरवरी में जबकि इतना ये पैंडेमिक था भी नहीं बिल्कुल या बिल्कुल इतने बिल्कुल का मार नहीं था, तब ये डेटा है। बिल्कुल। तो अब तो ये बिल्कुल बात सही है कि मार्च में तो मतलब गिरावट होगी, लेकिन अप्रैल में जहाँ पे ये केसेस एकदम एक्सप्लोड किए हैं, वो पिछले साल अप्रैल की तरह गिरावट होनी शुरू हो जाएगी। और मई में क्योंकि ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी तो कोई समाधान निकल नहीं रहा है, अभी तो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस समय लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस समय और कोई चारा नहीं है। आप अगर वैक्सीनेशन पर निर्भर करेंगे तो वैक्सीनेशन से तो आपका सोल्यूशन निकलेगा 4, 6, 8, 10 महीने बाद, पर हमें तो आज कंट्रोल करना है। और अगर आज भी लॉकडाउन लगाया तो 3 हफ्ते तक तो केसेस बढ़ते रहेंगे, उसके बाद केसेस कम होने शुरू होंगे। और जब ये हालात हैं कि ये अस्पताल में लोगों को जब मिल नहीं रही है जगह, ऑक्सीजन नहीं है, तो इस समय तो एक सोशल क्योस की स्थिति आ गई है, लोग घबराए हुए हैं। और ऐसे में उत्पादन अपने आप से कम होगा ही होगा। इस समय कितना समय निकल जा रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जानकार मित्र हैं, वो सब बीमार पड़ रहे हैं, तो रोज फोन करना, रोज उनके बारे में पता करना, तो इससे मूड ही नहीं है लोगों का कि वो काम करें या कुछ इस तरह से कर पाएं। और जो गरीब आदमी है वो तो परेशानी में है, क्योंकि जब बहुत सारे छोटे छोटे धंधे बंद हो गए हैं, लोगों को घबराहट है कि वो अगर अपना जब फैक्ट्री या दफ्तर खोलेंगे तो वहां पे जब कहीं बीमारी दोबारा ना फैल जाए। बहुत कम लोग हैं जिनके पास वर्क फ्रॉम होम की स्थिति है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय दोबारा जैसे कि पिछले साल अप्रैल मई में गिरावट आई थी, उसी तरह की गिरावट इस समय दोबारा होने की आशंका पूरी है। और खासकर लॉकडाउन लगने की इस समय पूरी आशंका है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं किया तो ये तो फैलता चला जाएगा, क्योंकि ये तो कम्युनिटी स्प्रेड कर गया है। आपको ये नहीं पता कि किसको बीमारी है, किसको नहीं है, और इसलिए किससे ना मिले, किससे ना मिले, कौन फैक्ट्री आए, कौन दफ्तर आए, कौन ना आए। तो इसलिए मेरा मानना है कि लॉकडाउन इस समय बहुत ही जरूरी हो गया है, लॉकडाउन लगाना चाहिए। और लॉकडाउन लगेगा तो जैसे पिछले साल की गिरावट थी, मैंने जैसे बताया था कि 75% की गिरावट, क्योंकि सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्शन ही जारी रह सकता है उसमें। तो एसेंशियल प्रोडक्शन तो 25% से कम है हमारे अर्थव्यवस्था में। तो फिर वही 75% की अगर गिरावट हुई तो ये है कि मतलब जैसे पिछले साल गिरावट थी उसी तरह की गिरावट होगी। और पिछले साल जैसे कि गिरावट रही, तो वो अभी तक मतलब जैसे फरवरी का आपने जिक्र किया, तो 8-9 महीने बाद तक भी 10% की गिरावट रही। तो अभी भी क्योंकि गिरावट रहेगी और वो गिरावट चलती रहेगी, और क्योंकि ये इस बार जो सेकेंड वेव है ज़्यादा भयंकर है, तो इसमें हो सकता है कि और समय लगे इससे निकलने में।
और जो सोशल इम्पैक्ट है वो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले से ही कम था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले से ही जो 70% से गिर के 63% हो गई थी जनवरी में, और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो 105 से गिर के 55 पे पहुंच गया था। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो और गिरेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और गिरेगी, तो इन्वेस्टमेंट दोबारा गिरेगा, तो फिर जो ग्रोथ क्या मतलब प्रॉस्पेक्ट जो सोचा जा रहा था कि 2022 में दोबारा अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी 2019 के लेवल पे, वो अभी नहीं लगता है कि वो होगा। सर, प्यू रिसर्च सेंटर की अभी हाल में एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ये बात बताया कि भारत में लॉकडाउन और ये कोविड-19 की वजह से तकरीबन 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। साथ ही में आप ये भी बात कह रहे हैं कि अगर इस करंट क्राइसिस को एक तरीके से नॉर्मलाइज करना है तो लॉकडाउन ही एक ऑप्शन बचता है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे 7.5 करोड़ लोग ऑलरेडी गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, बेसिक चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं, तो लॉकडाउन लगने के बाद ये तो नंबर्स और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए, इसीलिए मैंने अपनी किताब में भी लिखा, पिछले साल मार्च में भी मैंने कहा कि लॉकडाउन लगाने के साथ साथ हमें जो हमारा गरीब तबका है, जो असंगठित क्षेत्र है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो माइक्रो सेक्टर के प्रोड्यूसर्स हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे हमको खाना पीना प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको इनकम देनी पड़ेगी। और इत्तेफाक से हमारे पास ऑलरेडी पिछले साल 75 मिलियन टन के फूड ग्रेन के स्टॉक्स थे। हमारी जो उस समय की रबी की फसल आई वो बहुत अच्छी आई, फिर जो पिछले साल खरीफ की फसल थी वो भी अच्छी आई, अभी जो रबी की फसल है वो भी अच्छी आएगी। तो हमारे पास इस समय 80-90 मिलियन टन के फूड ग्रेन के स्टॉक्स हैं, और जो इस समय खेतों से सामान बाहर नहीं निकल के मंडी में आ रहा है, तो जैसे सब्जी है, फल है, तो उनके दाम फिर से चढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें सरकार मुहैया करे और उनको सप्लाई करे। तो जैसे मैंने पिछले साल भी कहा कि इसको हमें तो वॉर की तरह ट्रीट करना पड़े, जैसे हम युद्ध में हैं। तो युद्ध में क्या होता है कि हमको सारे रिसोर्सेज, आर्मी को, पुलिस को, सबको मोबिलाइज करके और ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लॉकडाउन को भी हमें इम्प्लीमेंट ढंग से करना पड़ेगा, जो हमने पिछले साल किया नहीं। तो इसीलिए हमको लॉकडाउन मतलब क्योंकि ढंग से हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमारे केसेस बढ़ते ही चले गए सितंबर तक। जबकि बाकी देशों में जब उन्होंने अनलॉक किया तो केसेस गिर के 100, 200, 300 केसेस रह गए थे। हमारे यहाँ तो जून में वो केसेस बढ़ते ही चले जा रहे थे, सितंबर तक वो बढ़ते बढ़ते 98,000 तक पहुंच गए थे, और हम अनलॉक करते चले गए। तो हमारा लॉकडाउन इसीलिए फेल किया क्योंकि हमने उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमको जो करना चाहिए था गरीब आदमी के लिए, वर्कर्स के लिए, जो किसानों के लिए, वो हमने किया नहीं था। तो अब भी अगर हम लॉकडाउन करते हैं और शॉर्ट और शार्प लॉकडाउन करें 3 हफ्ते का, जिसमें कि हम बिल्कुल मोबिलिटी अलाउ ना करें, लेकिन लोगों को खाना पीना मुहैया करें, उनको रहने की जो सुविधा प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर एक कमरे में 10 लोग या 5 लोग रहते हैं किसी जो स्लम में, जैसे धारवी है या जो दिल्ली के स्लम्स हैं या बड़े बड़े शहरों के, तो वो 24 घंटे एक साथ 5 लोग, 10 लोग एक 10 बाई 10 के कमरे में नहीं रह सकते हैं। तो वो तो मूव करेंगे। तो हमें जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जो प्लेग्राउंड है, उनमें टेंट कॉलोनी सेटअप करके उनको डिस्पर्स करना चाहिए। अगर उनको डिस्पर्स नहीं करेंगे, उनको खाने पीने की सुविधा नहीं देंगे, तो घूमते रहेंगे और फिर डिजीज और फैलता रहेगा। तो इसलिए ये हमें मान के चलना चाहिए कि इस समय हम एक युद्ध की स्थिति में हैं और युद्ध स्तर पे हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो हमने नहीं किया तो ये स्थिति और बिगड़ जाएगी, क्योंकि जैसे केसेस बढ़ते चले जाएंगे तो डेथ भी बढ़ेगी, हॉस्पिटल का कोलैप्स होगा, और उससे सोशल ब्रेकडाउन है। इस समय जो मैं देख रहा हूँ अस्पतालों के बाहर की स्थिति है, लोग हताशा और निराशा में हैं, सोशल ब्रेकडाउन हो रहा है। जो लोग देख रहे हैं ये टीवी पे जो खबरें आ रही हैं, जो लोग अपने घरों के चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या माहौल है, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया है, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, तो इससे तो सोसाइटल ब्रेकडाउन होगा। ये सोसाइटल ब्रेकडाउन हमारी समाज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए सरकार को मतलब एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर जो सामना करना चाहिए, और जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो ब्लेम गेम चल रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। एक कमिटी बना देनी चाहिए, जैसे मैंने पिछले साल भी सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री के नीचे एक सारे चीफ मिनिस्टर्स की कमिटी हो जो सारा कोऑर्डिनेट करे, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बेड्स कहाँ क्रिएट होंगे, बाकी रेमडेसिविर कहाँ जाएगा, इंजेक्शन कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें वो कोऑर्डिनेट करें। और जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके अंदर एक सारे चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपी की कमेटी बने, जिससे कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि युद्ध स्तर पे अगर हम जो इसका जो डील करें तो हम लॉकडाउन को भी ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे फिर जल्दी हम निकल भी पाएंगे। सर, लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने डिमांड को पुश करने के लिए फाइनेंशियल पैकेजेस की बात की थी कि लोगों के अकाउंट में जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर बेनिफिट किया जाए। तो इस बार अगर सिचुएशन जब ऑलरेडी इतनी ग्रेव हो चुकी है, केसेस इतनी तेजी से हो रहे हैं
और जैसा कि आपने कहा कि सरकार के पास एक ऑप्शन ये लॉकडाउन का है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस फाइनेंशियल पैकेज को या फिर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर को, स्पेशली वो लोग जो कि रूरल इलाके में हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए अभी तो क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, तो अभी तो आप अगर डिमांड क्रिएट करेंगे भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन में तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। और जैसे कि मैंने कहा 3 हफ्ते का शार्प लॉकडाउन करके धीरे धीरे आप खोलेंगे तो डिमांड धीरे धीरे ही बढ़ेगी। पर अभी जो आम आदमी की जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी जो जरूरतें हैं, उनको आप पूरा करिए पहले। डिमांड की और सप्लाई की बात तो हम लोग उसके बाद में कर सकते हैं। अभी तो लोगों के पास खाना पीना, साफ पानी है, और जो बाकी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे एनर्जी है कुकिंग के लिए, इन सब को चीज़ों को मुहैया कराने के लिए आर्मी पुलिस वगैरह को सबको लगा देना चाहिए और सारे रिसोर्सेज इसमें डाल देने चाहिए। सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लग जाना चाहिए, और जो पुलिस है और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस सब में कोऑपरेट करना चाहिए, उसमें मदद देनी चाहिए। और जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होगी उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में तो इसको तीसरी फसल बोलते हैं। जबकि सूखा पड़ जाता है तो जो लोग पैसे बनाते हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो उसको पैसे बनाते हैं। तो ये जब आपदा आई है तो इसमें भी लोग बहुत सारे इस समय पैसे बना रहे हैं, जैसे कि मास्क हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके सेल में ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, दवाएं हैं, इनके सेल में लोग पैसे बना रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब वो जनता में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का वो हो नहीं पाएगा जो होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जब डिमांड की स्थिति, तो तब जब दोबारा इंडस्ट्री वगैरह खुलने लगे उस समय हम लोगों के हाथ में पैसा दें, वो काम रोजगार पैदा करें। तो मेरा मानना है कि पैसा देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रोजगार पैदा करें। जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें हम 4-5 लाख करोड़ रुपया लगा दें। अभी हमने पिछले साल 1.1 लाख करोड़ किया था, उसको भी हमने काट दिया है इस समय। तो उसको काटने की जगह, क्योंकि लोग जब वापस पलायन करके जाएंगे, जब कृषि के क्षेत्र में परेशानी होगी तो लोगों को रोजगार चाहिए होगा, तो वहाँ पे पैसा अगर होगा तो फिर जो डिमांड बढ़ेगी। उसी तरह जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि जो शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको कुछ काम मिले। इस समय काम की बहुत जरूरत है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे टीके का कार्यक्रम है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्यक्रम है, टेस्टिंग का कार्यक्रम है। इन सब में हजारों लाखों लोगों की जरूरत है। तो ये हम कर सकते हैं अगर हम चाहें, तो ये रोजगार पैदा करें तो उससे अपने आप परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में आएगी, और जब परचेजिंग पावर आएगी तो वो फिर खर्च भी करेंगे, फिर डिमांड भी जनरेट होगी। तो मेरा मानना है कि डिमांड जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो डेफिसिट बढ़ने से हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि वो डेफिसिट बढ़ा है, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो दुनिया के सारे देशों में डेफिसिट बढ़ा हुआ है। वहाँ पे जिस तरह से पैसा उनके सेंट्रल बैंक रिलीज कर रहे हैं, जिसका जो फायदा हमारे स्टॉक मार्केट में हो रहा है कि यहाँ पे स्पेकुलेशन से स्टॉक मार्केट इतना चढ़ा हुआ है, जबकि अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, स्टॉक मार्केट बढ़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सारे देशों में दुनिया भर में जो पैसा दिया जा रहा है, सर्कुलेशन में पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो ये सब हमें भी करना चाहिए। पर ये नेक्स्ट स्टेप होगा जब हम ये इससे बीमारी से निजात पालेंगे, जब इंडस्ट्री दोबारा खुलने लगेगी, बिजनेस दोबारा खुलने लगेगा आज से 3 महीने बाद, तब ये सब मतलब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन रोजगार पैदा करना तो हम जैसे ही जो लॉकडाउन कम होता है तो गांव के इलाकों में तो रोजगार पैदा करना शुरू कर ही सकते हैं, क्योंकि ओपन एरिया में तो काम शुरू हो ही सकता है। सर, लास्ट सवाल मेरा इस सेशन में यही रहेगा कि हिंदुस्तान के स्पेशली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और उनके कुछ शहर हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जैसे यूपी की अगर बात करें तो लखनऊ, गाजियाबाद, बनारस, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और उससे डेथ की भी बहुत ज़्यादा खबरें यहीं से आ रही हैं। और बगल में दिल्ली की भी बात की जाए तो बिल्कुल करंट मैं टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो इमीडिएट सरकार का या बाकी जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रवैया रहना चाहिए, या फिर सबसे इमीडिएट एक्शन क्या रहना चाहिए इस करंट क्राइसिस को थोड़ा सा कम करने के लिए? देखिए ऐसा है कि यूपी से ही नहीं खबर आ रही है, ये केरला से भी आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, ये मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है, सब जगह क्योंकि फैल गया है। हमारे यहाँ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बहुत सारे हुए, जैसे कि इलेक्शन हुए, केरला में है, तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी में है, बंगाल में है, असम में है। और बंगाल असम में बहुत सारे लोग, बाहर के लोग गए वहाँ पे कैंपेन वगैरह करने और फिर घूमे। फिर महाकुंभ आ गया, उसके पहले और जब पर्व त्योहार आए तो उसमें भी लोग खुल के मिले। अब जैसे कि ये जलीकट्टू है, बाकी आप देखें कि आंध्रा में भी ऐसे ही कुछ आए, तो वो मतलब जो ये सारा है वो फैल गया है, और वो फैलने में समय लगता है।
जो नया म्यूटेंट शायद दिसंबर में आ गया होगा या जनवरी में आ गया होगा वही फैल रहा है, और वो फैलते फैलते इस समय 3-4 महीने हो गए। तो जैसे कि ब्रिटेन में आप देखें तो सबसे ज्यादा जीनोम टेस्टिंग होती है, तो जो यूके वेरिएंट जिसको कहा जाता है, जो कैंट से शुरू हुआ, वो सितंबर से घूम रहा था, लेकिन जब वहां पे इतनी जीनोम टेस्टिंग होने के बावजूद ये पता लगा दिसंबर में, नवंबर के अंत में कि ये एक नया वेरिएंट आ गया है जिसकी वजह से जब डिजीज फैल रहा है। पर तब तक तो वो सारी दुनिया में फैल गया था, भारत तक आ गया था, अमेरिका में भी पहुंच गया था। तो हमारा भी जो म्यूटेंट है वो सब जगह फैल गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस समय हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं कर सकते हैं, और टेस्टिंग तो हमको बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन टेस्टिंग में भी पूरी बात पता नहीं लगेगी, और इसीलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। बिना लॉकडाउन के इस समय आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैक्सीन है नहीं जो इतना आप लगा सकें सबको कि एकदम से इम्यूनिटी आ जाए, और इम्यूनिटी आने में भी 2 महीने लगते हैं, क्योंकि पहला डोज लेंगे फिर दूसरा डोज लेंगे, उसके भी 15 दिन। हमें तो आज रोकना है, मतलब आज उसका स्प्रेड को कंट्रोल करना है। आज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक सिर्फ चारा बचता है कि लॉकडाउन, और वो सीवियर लॉकडाउन हो तभी वो हो सकता है। वो लॉकडाउन सब जगह होगा, वो मतलब हर शहर में होगा, हर गांव में होगा, हर कस्बे में होगा, तभी वो जो फैलना रुकेगा। और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें कैसे, हम जब आज की कठिन स्थिति में कैसे उसको चलाएंगे, जबकि बेड्स नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की कमी है, और ये ऑक्सीजन की कमी तो और बढ़ जाएगी। हालांकि इंडस्ट्री को भी कहा गया है कि आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करिए, हॉस्पिटल वगैरह को, लेकिन इतनी ऑक्सीजन अभी है नहीं कि हम जो इंडस्ट्री से भी ले लें तो भी पूर्ति हो जाए। अभी जैसे दिल्ली को 700 टन की जरूरत है, तो वो 250 टन से उन्होंने 400 टन तो किया, लेकिन 700 टन नहीं किया। और जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो 700 टन की डिमांड पहुंच जाएगी 1400 टन में। बिल्कुल। तो 1400 टन में अगर जब डिमांड पहुंच गई आज से 10 दिन बाद, तो आप तो अभी 400 टन ही दे रहे हैं, तो जो 1400 टन कहाँ आएगा, उतना इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये भयानक स्थिति है, इसमें तुरंत कदम उठाने जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी चाहिए, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो सारे चीफ मिनिस्टर्स को जो कोऑर्डिनेट करने के लिए होना चाहिए, और कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे सारे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी होने चाहिए, जो ये सारा कोऑर्डिनेट करके एक नेशनल लेवल पे, वार्ड लेवल पे इसको हम डील करें। उसके बिना मतलब ये चीजें तो और भयंकर रूप धारण कर लेंगी। और उसमें जैसे मैंने कहा सोसाइटल ब्रेकडाउन इस समय हो रहा है, समाज में एकदम मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, लोग परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो एक हमको साहस भी बांधना पड़ेगा कि ये सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन इससे हम लोग डील करेंगे और सब मिल के डील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार सर। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा, सर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखे इस करंट क्राइसिस को लेके। हम आशा करते हैं कि ये जो करंट क्राइसिस देश में है ये जल्द से जल्द नॉर्मलाइज हो जाए, और वापस देश उसी प्रगति पे रहे, देश वापस उसी सिचुएशन में आ जाए जो कि लॉकडाउन या फिर कोविड-19 से पहले था। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस। किताब में भी ना इन सब का जिक्र किया हुआ है कि सेकेंड वेव क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, और सेकेंड वेव में कैसे वो परेशानी बढ़ जाती है। ये सब मतलब पिछले साल ही क्लियर था, ऐसा नहीं कि अभी पता लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर की बुक है इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। लास्ट ईयर सर, मुझे याद है कि सर ने जब सेशन किया था, पीपीटी सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सारे लोगों ने उसको उसकी तारीफ भी की थी, और एक बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग रहा। उसमें ऑलरेडी सर ने ये बता दिया था कि बुक आने वाली है। सो ये किताब को पढ़िए, और जो भी करंट क्राइसिस है उस करंट क्राइसिस को अच्छी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करिए, and try to become a more responsible citizen. So stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thank you.